हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 142 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। जैसे कि गाइज आप स्क्रीन पे देख के समझ ही गए होंगे कि आज के सेशन में भी हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि गाइज हम लोग इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले देखिए गाइज, फर्स्ट नंबर को हम लोग देख चुके हैं यूनिट 2 में। उसके सेकंड नंबर इससे पहले जो सेशन में सेकंड नंबर को ही देखे हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका जो कि मेजी से, ये आपका यूनिट 3 में शायद ये 3 या 4 में आपका है, तो इसको हम लोग उसमें देख चुके हैं। उसके बाद अभी का सेशन में जो ना 4 नंबर और 5 नंबर को हम लोग इस सेशन के माध्यम से दोनों के दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे कि इसमें से देखिए शॉर्ट वाला है, ये भी हम लोग इनमें से जैसे हो गया आपका जापानी संविधान को देख चुके हैं। उसके बाद 8वां देख चुके हैं जापान में अंग्रेजी फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता। उसके बाद बचेगा इसमें तीन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एक और आज ही सेशन अपलोड होगी और हम लोग आज के सेशन में जो 4 नंबर और 5 नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है 4 नंबर और 5 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि गाइज इसका जो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHIE 142 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। आप सभी जो वहाँ उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लास कर सकते हैं। जैसे कि गाइज हम लोग आ चुके हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान के उदय का विवेचना कीजिए। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है ना, इसको देखिए, सुनिए आप लोग क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए 1980 के दशक के अंत तक जापान शब्द दृश्य पर एक महान शक्ति के रूप में उभरा है। ये जो है 1980 के दशक में, जब 1980 था तो उस समय जो जापान एक विशाल एक शक्तिशाली एक शक्ति के रूप में जो है सभी सबों के सामने प्रस्तुत हुआ। यानी कि इससे पहले वो बहुत कम ही विकसित था, विकासशील था। उसके बाद 1980 के तक में आते आते काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। जैसे कि इससे पहले वाले सेशन में भी हम लोग इसको डिटेल से जाने थे क्या है इसके बारे में। ठीक है ना, तो कैसे कैसे प्रोग्रेस किया था आर्थिक और राजनीति के बारे में, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके शायद सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि निश्चित रूप से आर्थिक अर्थों में, जैसे कि वहाँ की जो ना सैन्य दृष्टि से नहीं, ना ही राजनीतिक दृष्टि से जो वो प्रोग्रेस किया है, ना कि बल्कि जो वो आर्थिक दृष्टि में जो वो काफ़ी हद तक प्रोग्रेस किया है। इसका कहने का यही अर्थ है कि वो जो है सैन्य के साथ सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वो आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से हुआ है। जैसे ही सोवियत साम्राज्य की गृह विज्ञान अलग हो गया और अमेरिकी जानकारी और उत्पादकता की पहली डोना छाप अपनी चमक खोने वाली लगी। ये जो ना पहली जब सोवियत साम्राज्य था वहाँ की गृह विज्ञान जब अलग हो गया था, उसके बाद से जो ना अमेरिका जानकारी और उत्पादकता की पहली डोना छाप, वहाँ की जो ना डोना छाप का, जैसे यहाँ पर कमल छाप है, उसी जो डोना छाप अपनी चमक खोने लगी थी। वहाँ जो ना पहले जो ना डोना छाप जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी, उसके बाद ये खोने लगा। उसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था निर्वाध रूप से दुनिया में दूसरी बड़ी शक्तियों आय के साथ बन गई। ये जो है दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया, आय यानी कि इनकम करने वाला हुए। ओके, 1987 तक आगे निकल गई। ये जो है 1987 तक में जो है आगे निकल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और OECD का हो गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेटर डेवलपमेंट, इसका यही फुल फॉर्म था। ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ई मतलब इकोनॉमिक्स, हाँ, उसके बाद सी मतलब कोऑपरेटर, उसके बाद आपका डी मतलब डेवलपमेंट। ओके, कि किसी भी देश में नहीं है। उसके बाद 1973 और 1989 से 80 के अंतर्राष्ट्रीय तेल झटके और कुछ अन्य राजनीतिक और वित्तीय झटकों के बावजूद जापान आज भी बहुत उच्च आर्थिक विकास दर का आनंद ले रहा है। ये जो 1973 और 1989-80 के अभाव में वहाँ पे क्या होता था, वहाँ के जो ना एक तेल झटका लगा था, कि उसके बाद जो ना कि राजनीतिक झटका भी लगा था, वित्तीय झटका भी लगा था। फिर भी वो जो ना काफ़ी देश जो ना उससे ग्रसित हुआ, लेकिन जापान जो ना ऐसा कुछ उसको मतलब महसूस भी नहीं हुआ, इतना प्रोग्रेस कर चुका है। ओके, दुनिया के 5 सबसे बड़े बैंक जापान के हैं। ये दुनिया के पूरे वर्ल्ड के बोल रहा है कि उसमें से 5 जो है ना बड़े बैंक जापान में है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के प्रमुख वित्तीय बाजारों में से एक बन गया था। ये जो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना दुनिया का पहला बड़ा सबसे जो है ना ये नंबर 1 पे वित्तीय बाजार बन गया। उसके दुनिया के 3 सबसे बड़े सुरक्षा घर जापानी है।
यूएस के अधिक लोहा इस्पात और ऑटोमोबाइल उत्पादन, युद्ध के बाद के युग में कुछ अनसुना है। ये सभी चीज़ें हैं जैसे कि जो ना जापान जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था, नंबर 1 पे आ गया था जापान। ओके ना, यही उसमें बताया जा रहा है कि जापान की आर्थिक स्थिति की शक्ति के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आगे कहा जाता है किसी भी देश पर विदेश से इतना बकाया कभी नहीं होता है। ये जो ना देश विदेश को भी काफ़ी ज़्यादा बकाया हुआ रखा है, जो कि दुनिया में इससे ज़्यादा किसी का बकाया नहीं है। ओके, यद्यपि जापान आज महान राष्ट्रों में घेरे में एक सैन्य या राजनीतिक ताकत नहीं है। ये जो है ना, जापान जो है आज के ज़माने में महान राष्ट्रों के साथ में घेरे में एक सैन्य या राजनीतिक ताकत नहीं है, बल्कि जो है ना यह तेजी से वैश्विक राजनीतिक समीकरण में विशेष रूप से प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। ये जो है पूरा बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से वैश्विक स्तर पर जो है इसकी समीकरण, इसकी रणनीति जिस तरह से है उस तरह से वो पूरा विशेष पूरा प्रशांत महासागर में ये जो महत्वपूर्ण भागीदारी बन गया है। ओके ना, उस 1945 से जापान उन विभिन्न घटनाओं के कालानुक्रमिक समीक्षा है जिन्होंने युद्ध के बाद जापान को एक ऐसी आर्थिक शक्ति बना दिया जो व्यवहारिक रूप से हम सभी को प्रभावित करती है। ओके, यह अल्स्टर विश्वविद्यालय के एक इतिहासकार का काम है। ये जो है ना अल्स्टर विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है, वहाँ का इतिहासकार का एक काम है जो जापान की राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। ओके ना, उसके लेकिन 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है जापान में आत्मसमर्पण के बाद से हुए बड़े बदलाव के अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में बहिष्कार के लिए नहीं किया। ठीक है, उसके बाद कहता है इस लघु कृति के सभी 6 अध्यायों को संरचनात्मक रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये जो छोटा छोटा कृति आयोग है उसमें जो ना लगभग 6 अध्यायों का संरचनात्मक किया गया था, जो 3 भागों में बांटा गया था, मतलब प्रत्येक भाग में जो 2-2। ओके ना, पुस्तक का पहला भाग यानी कि अध्याय 1 से 2 में जो देखे हुए हैं जापान की वर्तमान असाधारण आर्थिक चढ़ाई को कई सदियों पहले के जो अपने महत्वपूर्ण इतिहास वापस ले आता है। उसका इसे दूसरे तरीके से कहे तो जापान की वर्तमान आर्थिक वृद्धि और ताकत जापानी इतिहास में एक लंबे सुसंगत पैटर्न की तार्किक निरता है। ओके, इसे दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जापान की जो वर्तमान स्थिति की आर्थिक जो इकोनॉमिक से वृद्धि है और उसके ताकत जो भी है उसके पास स्ट्रॉन्गली जो भी उसके बाद जापान इतिहास में एक काफ़ी लंबे समय तक जो है ना वो पैटर्न की तार्किक निरता है जो सामंती युग से है, युग से पहले की है कि जो है ना वहाँ का युग था सामंती, उससे पहले की ये सभी चीज़ें बातें हैं। उसका नतीजा जो है इसका जो ना जापान के इतिहास का एक अध्ययन निरंतर की महत्वपूर्ण पंक्तियों को उजागर करेगा जो 3 प्रमुख ऐतिहासिक विद्वानों का माध्यम से चलती है। 1600 में तोकुगावा परिवार की विजय जिसने नागरिक संघर्ष की लंबी अवधि को समाप्त कर दिया और शांत और असाधारण युग की स्थापना की। ये जो तोकुगावा के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि 1600 ईस्वी में जो वह लंबे परिवार के विजय हुआ, उसके बाद जिसने जो ना वो सारे जितने भी जनता है, नागरिक हैं, उसके संघर्ष को जो ना उसकी लंबी अवधि के लिए काफ़ी समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो ना उसको शांति बनाने रखने के लिए एक उसके बाद स्थापना की थी संगठन सब। ओके, बाहरी दुनिया के लिए खुलापन, ये दूसरा गया। बाहरी दुनिया के लिए खुलापन मतलब कि ये जो ना 1868 में शोगुनेट के नीचे लाने में मेजी बहाली जापानी जीवन के संपूर्ण सुधार और जापान के सफल आधुनिकीकरण के लिए एक ठोस नींव की स्थापना की। उसके बाद सी में आपका तीसरा जगह 1945 से 52 के अमेरिकी कब्जे द्वारा लाई गई निर्देशित क्रांति जिसके परिणाम स्वरूप जेबात्सु यानी कि औद्योगिक एकाधिकार समूह और भूमि और श्रम सुधारों का विघटन हुआ। ये सभी चीज़ें हैं जिसमें जो आपका विद्वानों के माध्यम से बताया गया कि वहाँ की जो पंक्ति के 3 ऐतिहासिक विद्वान के माध्यम से बताया है। ठीक है ना, वहाँ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसके बारे में देखें। उसके बाद आगे कहा जा रहा है दूसरे भाग में, देखिए दूसरे भाग में पाठक को 1952 से 60 के युद्ध के बाद के पुनर्प्राप्ति चरण के दौरान राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए जापान की खोज की एक विस्तृत और जीवंत चर्चा मिलेगी। ये दूसरे भाग में कहने का प्रयास कर रहा है कि ये जो पाठक जो है दूसरे अध्याय में 3 से 5 तक में इसमें 1952 से 60 के बीच में जो युद्ध हुई थी उसके बाद से जो ना इसकी फिर से प्राप्तिकरण किया, इसके जो पुनः चरण कर दिया, पुनः प्राप्ति कर लिया। जो भी चीज़ें हुई थी, जो घटना हुई थी उसको प्राप्त करने के लिए दौरान जो है वो प्राप्त, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, जो युद्ध में जो दुर्घटना हुई, आर्थिक हानि हुई, उसको प्राप्त करने के लिए फिर से लगे। ओके, उसी समय जो वहाँ की आर्थिक विकास के लिए जो है ना जापान की खोज की। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है प्रोफेसर डेनिस स्मिथ ने पुस्तक का तीसरा और भाग लिखा। जो ये प्रोफेसर थे वो डेनिस स्मिथ, ये तीसरा भाग में यही लिखा कि सुरक्षित रखा गया है ताकि 1960 से 73 की अवधि के सनसनीखेज
उच्च गति वाले आर्थिक विकास और जापानी समाज में होने वाले परिवर्तनों की सूक्ष्म और इतनी सूक्ष्म नहीं श्रीलंका की व्याख्या की जा सके। ओके, जिसने 1980 के बाद जापान को आर्थिक प्रमुखता के लिए प्रेरित किया। ये जो है प्रोफेसर डेनिस जो बताया था उसमें जो 1980 के बाद से जो जापान की आर्थिक प्रमुखता के लिए प्रेरित किया था काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि इससे पहले चर्चा हुई ना 1980 के बाद जो जापान एक प्रमुख शक्तिशाली के रूप में उभरा, उसी तरह जैसे तैसे प्रगतिशील औद्योगिक समृद्धि राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय अभिजात वर्ग में जापान की स्थिति बढ़ी, वैसे ही दूसरों की आलोचना भी हुई। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे कि आगे जो ना काफ़ी बदलाव छाए गए, उसके बाद बादल भी छा गए आसमान में, उसके बाद जो ना ये सभी चीज़ें हैं उदाहरण के माध्यम से बताया, ठीक है ना। उसके बाद आगे कहा जाता है युद्ध के बाद जापान की संपत्ति और अद्यतित परिस्थितियाँ जो जापान की युद्ध के बाद की वसूली और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने का व्याख्या के तहत वैचारिक ऐतिहासिक तंत्र के बारे में आलोचना और सोच को भड़काती है। इस लघु तंत्र के उत्कृष्ट भाग हैं ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कि जो ना आपका आर्थिक स्थिति किस तरह से उसकी काफ़ी प्रोग्रेस किया है उसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये जो है ना आपका ये काफ़ी ज़्यादा इसमें देखिए यहाँ की आर्थिक स्थिति के जो ना हम लोग इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि इसके जापान का उदय किस तरह से हुआ, या कि इससे पहले जो सेशन में हम लोग देख चुके थे कि स्कूली प्रणाली मतलब कि विद्यालय प्रणाली, इस विद्यालय का स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद स्टूडेंट वहाँ जाने लगा, उसका परसेंटेज भी लगातार होने लगी, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है ये काफ़ी मतलब देखिए अगर कोई भी प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेस करने के लिए कुछ यूनिक चीज़ें भी चाहिए ना, सिर्फ मान के चलिए आप शारीरिक मेहनत करेंगे तो उससे नहीं होगा, उसे होगा बट कम होगा। अगर यदि आप बॉडी के साथ साथ जो आप स्मार्ट माइंड में का काम करेंगे तो आपको दोनों बेनिफिट्स होगा। मान के चले आप तो सारे के सारे बुक्स होंगे, बुक्स के सारा का सारा पढ़ के जाएंगे, पढ़ने के बाद जो अगर यदि इसी में कोई एक्सप्लेन कर दे, थोड़ा सा सीन से दे दे, समझा दे, तो आप बेहतर कर पाओगे। तो वही बातें हैं, इसमें भी उसको भी ऐड कर सकते हैं आप कि ओके ना, तो शिक्षा से रिलेटेड भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो है ना जापान का किस तरह से उदय हुआ। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके देखिए अब ये समझ गए आपका ना एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान का उदय के बारे में, आप सभी इसको इससे रिलेट करके बना सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 5वां नंबर। देखिए जापान में राजनीतिक दल क्यों असफल रहे, यानी जापान में जो इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जापान में राजनीतिक दलों का पतन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इसके बारे में देखिए। ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। ओके ना, तो उसके बाद देखिए इसमें सम्राट राज्य का प्रमुख होता है। ओके, सम्राट जो है राज्य का, राष्ट्र का प्रमुख होता है। यहाँ राज्य ये जो है राष्ट्र से है, ठीक है। सम्राट जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है और कैबिनेट का भी प्रमुख होता है। ये जो है सरकार जो है प्रधानमंत्री जो है सरकार और कैबिनेट का प्रमुख होता है, जो कार्यकारी शाखा को एक प्रमुख दलीय द्विसदनीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र में निर्देशित करता है। ओके ना, उसके जिसमें सम्राट राज्य का प्रमुख होता है, इसमें जो है सम्राट पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का, ये रिपीट किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आहार, जिसमें प्रतिनिधि सभा और पार्षदों की सभा शामिल है। इसमें जो है राष्ट्रीय आहार जो है, जो भी आहार है वहाँ के, उसमें जो जो भी प्रतिनिधि हैं, उसके पार्षद हैं, वो सभी शामिल हैं राष्ट्रीय आहार के अंतर्गत। उसके पास विधायी शक्ति हैं, ये सभी जो ना राष्ट्रीय आहार के अंतर्गत जो प्रतिनिधि आ गए, पार्षद आ गए, उसको जो है ना वहाँ की विधायी शक्ति पावर, वहाँ का विधायी पावर उसके पास है। उसके प्रतिनिधि सभा में 20 से 50 सदस्यों की सदस्यता वाली 18 अस्थायी समितियां हैं। देखिए इसको ध्यान से सुनिए, 20 से 50 जो है सदस्य जो हैं वो सदस्यता वाली 18 अस्थायी समितियां हैं। वो किसमें? प्रतिनिधि सभा में। उसके बाद जो है वहाँ के पार्षद में जो है 10 से 45 सदस्यों की सदस्यता वाली जो है 16 अस्थायी समितियां हैं। यानी कि प्रतिनिधि में जो है 20 से 50 सदस्य हैं, उसमें से जो है 18 अस्थायी समितियां हैं। ओके, बाकी जो है वो अस्थायी है, कभी भी बदल सकती है। 18 जो है वो अस्थायी है प्रतिनिधि सभा में। उसके बाद आपका परिषद में जो है, आपका परिषद में टोटल है 10 से 45 सदस्य, उनमें से जो है 16 अस्थायी है, बाकी जो है अस्थायी है, कभी भी बदल सकती है। ओके, उसके न्यायिक शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालतों में निहित है। न्यायिक शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका, न्यायिक हर एक देश में यही होता है, न्याय जो प्रणाली होती है वो न्यायालय से ही संबंधित होती है। तो सर्वोच्च हो गया, या तो आपका जिला से अदालत जो है जिला में कचहरी होता है उससे ये निहित होता है। ओके, उसके बाद कहा जाता है संप्रभुता 1947 के संविधान द्वारा निहित है। ये जो ना पूरा संप्रभुता जो होती है वो 1947 के संविधान जो लागू होता है और संविधान के अनुसार उसमें निहित है, ठीक है ना। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जो मुख्य रूप से अमेरिका अधिकारी द्वारा जापान के कब्जे के दौरान लिखी गई थी। ये जो है अमेरिका अधिकारी द्वारा जो जापान के जो कब्जा हुआ था उसके दौरान लिखी गई थी 1947 के संविधान। ओके, उसका जो मेजी संविधान को बदल दिया,
मेजी संविधान में, जो कि इससे पहले जो मेजी संविधान जो क्या था यूनिट 3 या 2 में जो था उसमें देखे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो 1947 संविधान जो मेजी संविधान के रूप में बदल दिया उसको। उसके बाद नागरिक कानून की व्यवस्था के साथ जापान को एक संवैधानिक राजतंत्र माना जाता है। उसके बाद आगे कहा जाता है युद्ध के बाद की अवधि में जापान में राजनीति में सत्तागर रिबलर डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो है ना वहाँ का एक पार्टी हुआ करता था। जैसे कि युद्ध के बाद जो है ना जापान में एक पार्टी है सत्तारूढ़ रिबलर डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको जो एलडीपी कहा जाता है। जैसे यहाँ अपना देश में है ना, भारत में कांग्रेस है, बीजेपी है और सब हैं, तो उसी तरह वहाँ का वर्चस्व हुआ करता था। उसके 1955 में अपनी स्थापना के बाद से लगभग लगातार सत्ता में रही है। ये जो है जब एलडीपी का वर्चस्व आया उसके बाद 1955 में जो इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद वो लगातार वो सत्ता में रही थी। वो सत्ता में वही जिस तरह से बीजेपी है, कांग्रेस है, उस तरह से वो जो ना वहाँ सत्ता पे रहते रहेगा। उसके बाद इस घटना जिसे 1955 प्रणाली के रूप में जाना जाता है, ये से इस घटना को जो ना 1955 की प्रणाली के रूप में जाना जाता है। किसको? ये जो एलडीपी की स्थापना हुई थी 1955 में, उसकी प्रणाली को। देश के कब्जे की समाप्ति के बाद से लगभग सभी प्रधानमंत्री एलडीपी के सदस्य रहे हैं। ये जो देश के कब्जे की जब अमेरिका के द्वारा जो कब्जा, यानी अमेरिका अधिकारी द्वारा जो कब्जा किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अभी चर्चा हुई थी ना, अमेरिका अधिकारी के द्वारा कब्जा की गई थी। कब्जा जब से समाप्ति हुई थी उसके बाद से जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है ना वो किस पार्टी से हुआ करते थे? एलडीपी, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हुआ करते थे। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है कब्जा शुरू होने के लगभग तुरंत बाद, जैसे कब्जा शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद जो है ना राजनीतिक समूहों ने पुनर्स्थान करना शुरू कर दिया था। उसके जापान सोशलिस्ट पार्टी और जापान कम्युनिस्ट पार्टी जैसे वामपंथी समूहों के साथ साथ कई रूढ़िवादी दलों ने तेजी से खुद को पुनर्गठित किया। ये जो है ना सभी, मान के चलिए अब कोई भी देश का हो, कोई भी पार्टी हो, अपनी पार्टी को तो प्रोग्रेस करोगे ना, उसी तरह वहाँ भी हुआ। ओके, उसका तो पुनर्गठित किया। लिबरल पार्टी जो है निहोन जिहट, उसके और जापान प्रोग्रेसिव पार्टी निहोन सिम्पोट ने क्रमशः पूर्व रिक्केन शिकाई और रिक्केन मिनसेट की जगह ली। ये सब जो ना पार्टी है उसकी जगह ली। ओके ना, इसको याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे कहा जाता है युद्ध के बाद का पहला चुनाव 1948 में हुआ था। युद्ध जैसे समाप्त था ना उसमें जो ना पहला चुनाव 1948 में हुआ था वहाँ, जो कि महिलाओं को 1947 में पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1923 ईस्वी से, देखिए इससे पहले आया था 1923 ईस्वी से जो ना वहाँ जापान में महिलाओं को लगभग सभी कामों में भाग लेने दे रहा था, घर से बाहर जाने की अनुमति मिल रही थी। उसके बाद जो 1947 ईस्वी से उसको वोट देने का अधिकार मिला। इसको ध्यान में रखिएगा। 1923 से वहाँ पे काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए राजी कर देगा, जिस तरह से मतलब अपने मन से जी सकती है। उसके 1947 से वो वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त हुआ था। और लिबरल पार्टी के उपाध्यक्ष योशिदा सेगेरू 1878 से 1967 को प्रधानमंत्री चुना गया था। उस समय देखिए प्रधानमंत्री ये चुना गया था। ओके, उसके बाद कहा जाता है 1947 के चुनावों के लिए यशोदा विरोधी गुट लिबरल पार्टी से अलग हो गए। 1947 जब चुनाव हो रहे थे उस समय जो यशोदा जो अपने एक गुट था लिबरल पार्टी, उससे अलग हो गए और प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी मिनसूट का गठन किया। वो जो है ना योशिदा जो थे, योशिदा जो थी वो लिबरल पार्टी से अलग हो गया। उसके प्रोग्रेस पार्टी के साथ जो वो डेमोक्रेटिक पार्टी बना दिया, गठन किया। उसके बाद कहा जाता है रूढ़िवादी रैंकों में इस विभाजन ने जापान सोशलिस्ट पार्टी को बहुलता प्रदान की, जिसे एक कैबिनेट बनाने की अनुमति दी गई, ठीक है ना, जो 1 वर्ष से भी कम समय तक चली। ये जो है ना ये पार्टी जो चली थी लगभग एक वर्ष से भी कम चला था। मतलब समझ सकते हैं इसका कितना प्रकोप था। क्या इस तरह से ही इसका पतन हो गया था। ओके ना, जैसे ही ये यशोदा जो थी वो अपना पार्टी बदली तो उसका जो ना सब कुछ डगमगा गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की चुनावी सफलताओं में लगातार गिरावट आई। इसकी जो समाजवादी पार्टी जो थी वो लगातार सफलता में गिरावट आने लगी। वो उसका नेता नहीं बन पाई, वो जीत ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी प्रशासनिक की एक छोटी अवधि के बाद योशिदा 1948 के अंत में वापस लौटी और 1954 में एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना जारी रखा। ओके, तो इस प्रकार रहा इसका जो है ना 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आप देख सकते हैं जापानी संविधान, इसको हम लोग देख चुके हैं जो कि मेजी संविधान था उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हम लोग जो जैसा मैंने बताया था कि आज जो 4 और 5 को एक्सप्लेन करेंगे, इसको कवर करेंगे, तो हम लोग कवर कर चुके हैं। और उसके बाद इसमें से 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। नेक्स्ट सेशन जो आज ही पोस्ट होगी वो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, उसका जल्द ही पोस्ट होगी। और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि जैसे नेक्स्ट सेशन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो बस आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं और चलिए
और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट कीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के में से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।